दोस्तों, क्या हो अगर डायनासोर फिर से धरती पर लौट आए, और वो भी सिर्फ जीने नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए। साल 2027 की इस रोमांचक कहानी में आपको मिलेंगे खतरनाक मिशन, म्यूटेटेड डायनासोर और एक ऐसी टीम जो दुनिया को बचाने निकली है मौत के मुंह में कूदकर। तैयार हो जाए एक जबरदस्त साइंस फिक्शन एडवेंचर के लिए जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है साल 2027 में, यानी आज से 2 साल आगे की दुनिया में। लेकिन इसकी शुरुआत हमें करोड़ों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे। तब एक विनाशकारी घटना ने ज्यादातर डायनासोर की प्रजातियों को खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो जिंदा बच गए और उन्होंने धरती के नीचे यानी भूमिगत दुनिया में पनाह ली। वक्त बीतता गया और ये प्रजातियां गुप्त रूप से जिंदा रहती रहीं। फिर अचानक 1995 में एक विशाल ज्वालामुखी फटता है और यह ज्वालामुखी बन जाता है डायनासोर के लिए धरती के बाहर लौटने का रास्ता। और फिर धीरे धीरे ये विशालकाय जीव इंसानों की दुनिया में दोबारा आने लगते हैं। लेकिन अब की दुनिया पहले जैसी नहीं थी। यहाँ की हवा, तापमान, पर्यावरण डायनासोर के अनुकूल नहीं था। इसी वजह से धीरे धीरे डायनासोर मरने लगे। मगर दुनिया में एक इलाका ऐसा था जो उनके लिए परफेक्ट था, और वो थी भूमध्य रेखा के पास की समुद्री द्वीप श्रृंखलाएं। यहाँ के तापमान और वातावरण में डायनासोर सुरक्षित रूप से रहने लगे। लेकिन इन इलाकों को अब कोई आम इंसान छू भी नहीं सकता था। ये इलाके बन गए थे रेड जोन यानी डायनासोर टेरिटरी। इसी दौरान 2010 में एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है इंजन, इन डायनासोर पर रिसर्च करने लगती है। इंजन ने अटलांटिक महासागर के पास एक सीक्रेट लैब बनाई होती है जहां वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए को म्यूटेट कर रहे होते हैं। वो इनकी क्षमताओं को बढ़ा रहे थे, उन्हें और ताकतवर बना रहे थे। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक टी-रेक्स के म्यूटेशन के दौरान एक बड़ी गलती हो जाती है और इसके बाद कहानी 17 साल आगे बढ़ती है, सीधा साल 2027 में। अब हमें मिलवाया जाता है मार्टिन से, एक स्मार्ट, चालाक और महत्वाकांक्षी फार्मा कंपनी एग्जीक्यूटिव। उसकी कंपनी का नाम है पापाजेनेक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है। अब 2027 में एक नई महामारी जैसी स्थिति बन चुकी है। लोगों को एक अजीब दिल की बीमारी हो रही है जो तेजी से फैल रही है। रिसर्च के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में दुनिया के 20% लोग इससे प्रभावित होंगे। इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश में पापाजेनेक्स को पता चलता है कि डायनासोर का खून, खासकर उनके दिल की विशाल और मजबूत मांसपेशियां इस बीमारी के इलाज में मदद कर सकती हैं। और इसलिए कंपनी अब डायनासोर का ब्लड इकट्ठा करने का मिशन शुरू करती है और ये काम सौंपा जाता है मार्टिन को, वो भी 3 अलग अलग डायनासोर की प्रजातियों से, जो जमीन पर चलते हैं, जो पानी में रहते हैं और जो हवा में उड़ते हैं। लेकिन ये काम अकेले करना नामुमकिन था, इसलिए मार्टिन बनाता है एक स्पेशल टीम। अब दोस्तों, इस मिशन की शुरुआत में मार्टिन सबसे पहले एक खास इंसान से मिलता है और उसका नाम होता है जोरा। फिल्म में जोरा एक स्पेशल फोर्सेस की एक्स कमांडो रह चुकी होती है, जिसे फाइटिंग, हथियारों का इस्तेमाल, सर्वाइवल स्किल्स और खतरनाक परिस्थितियों से निपटना बेहद अच्छे से आता है। और क्योंकि मार्टिन को भी अपने मिशन के लिए ऐसे ही एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, वो जोरा से संपर्क करता है और उसे इस मिशन के लिए $10 मिलियन का ऑफर देता है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 8.5 करोड़ रुपए। मार्टिन उसे बताता है कि वह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पापाजेनेक्स के लिए काम करता है, जो दुनिया भर में फैल रही एक खतरनाक दिल की बीमारी पर रिसर्च कर रही है। और इस बीमारी की दवा तैयार करने के लिए कंपनी को 3 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर का खून चाहिए, जमीन पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले और आसमान में उड़ने वाले डायनासोर। लेकिन ये पूरा मिशन सरकार की नजरों से छिपा हुआ एकदम अनौपचारिक और गैरकानूनी मिशन है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार ऐसे किसी काम को इजाजत नहीं देगी। सारी बातें जानने के बाद भी जोरा इस मिशन में शामिल हो जाती है। इसके बाद मार्टिन जोरा को लेकर डॉक्टर हेनरी से मिलता है। डॉक्टर हेनरी एक पैलियोंटोलॉजिस्ट होता है, यानी ऐसा वैज्ञानिक जिसे डायनासोर की प्रजातियों के बारे में गहराई से जानकारी होती है। मार्टिन उसे भी सारी जानकारी देता है और मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। डॉक्टर हेनरी को पैसों की कोई चाह नहीं होती। वो डायनासोर से प्यार करता है और उन्हें करीब से देखने और उनके व्यवहार को समझने की चाह में इस मिशन का हिस्सा बनता है। यही हमें पता चलता है कि जिन डायनासोर की तलाश की जा रही है, उनके नाम भी तय हो चुके हैं। पानी में रहने वाले डायनासोर का नाम होता है मोसासोरस, जमीन वाले का नाम होता है टाइटानोसोरस और हवा में उड़ने वाले का नाम होता है कोबिलकोटिलस। लेकिन इतनी छोटी टीम से इस बड़े मिशन को अंजाम देना नामुमकिन था, इसलिए जोरा अपनी 2 पुरानी साथियों को भी टीम में जोड़ती है, डंकन और बॉबी। डंकन को समुद्री रास्तों और बोट नेविगेशन में महारत हासिल होती है, जबकि बॉबी हथियार चलाने और कॉम्बैट में एक्सपर्ट होता है। अब तक मार्टिन की टीम बन जाती है 5 लोगों की। मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी, डंकन और बॉबी सभी अपनी अपनी स्किल्स में माहिर होते हैं और अब ये लोग मिशन पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं।
टीम डंकन की बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते उस खतरनाक आइलैंड की तरफ बढ़ती है जहां डायनासोर छिपे हुए हैं। यहीं पर हमें 2 नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है। डंकन अपनी बोट पर 2 और लोगों को भी लेकर चलता है, लेक्लक और नीना। लेक्लक बोट ऑपरेट करने में एक्सपर्ट होता है और नीना एक मर्सनरी होती है जिसे खासतौर पर ऐसे मिशन के लिए हायर किया जाता है जहां जान का खतरा हो। ये दोनों भी अब टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इस दौरान मार्टिन हमें बताता है कि यह वही आइलैंड है जहां सालों पहले इंजेन नाम की कंपनी डायनासोर पर म्यूटेशन और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन एक बड़े हादसे के बाद लैब बंद कर दी गई और अब वहां सिर्फ वीरान इमारतें और खतरनाक जीव बचे हैं। यानी कहानी का वो हिस्सा जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था अब असली एक्शन में लौट आया है। कहानी अब थोड़ा शिफ्ट होती है और हम समंदर में एक दूसरी बोट को देखते हैं। इस बोट पर होते हैं 4 लोग, रियोबेन, उसकी 2 बेटियां टेरेसा और एजबिला और टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर। ये चारों लोग समंदर के रास्ते ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी बोट के आसपास कुछ विशाल समुद्री जीव आने लगते हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं होते, बल्कि वही खतरनाक मोसासोरस डायनासोर होते हैं जिनकी तलाश में मार्टिन की टीम लगी हुई है। मोसासोरस इनकी बोट पर हमला कर देते हैं और बोट को पलट देते हैं, जिससे चारों लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से सभी की जान बच जाती है और वे लोग रेडियो सिग्नल के जरिए मदद मांगते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीधे डंकन की बोट तक पहुंचती है। डंकन को पता चलता है कि उनके आसपास कोई मुसीबत में है, लेकिन न मार्टिन उसे रोकता है और कहता है कि पहले मिशन जरूरी है, बाकी बाद में। मगर डंकन एक नेकदिल इंसान होता है और वो मार्टिन की बात को नजरअंदाज कर सीधा रियोबेन की मदद के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में डंकन की बोट उस जगह पहुंच जाती है और रियोबेन, उसकी बेटियों और जेवियर को सुरक्षित बोट पर ले लिया जाता है। रियोबेन अपनी आपबीती सुनाता है तो टीम को ये यकीन हो जाता है कि मोसासोरस उनके बहुत पास है। फिर टीम उन पानी वाले डायनासोर के करीब जाती है और अपने मिशन का पहला फेज शुरू करती है। यहाँ डॉक्टर हेनरी का खास ब्लड कलेक्शन सिस्टम सामने आता है। वह एक गन जैसी डिवाइस लेकर आता है जिसमें सुईनुमा दांत लगे होते हैं। ये दांत डायनासोर की त्वचा में जाकर उनके खून को खींच लेते हैं। जैसे ही दांत भर जाते हैं, ये हवा में उड़ जाते हैं और अपने अंदर से एक छोटा सा पैराशूट खोल लेते हैं, जिससे ये नीचे धीरे धीरे गिरते हैं और टीम इन्हें पकड़ लेती है। अब टीम मोसासोरस के बिल्कुल पास जा चुकी होती है और पहला ब्लड सैंपल लेने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। जोरा के सामने जैसे ही विशाल मोसासोरस आता है, वह बिना वक्त गंवाए अपनी खास गन से फायर कर देती है। वह गन डायरेक्ट एक कंटेनर मोसासोरस की स्किन में घुसा देती है और अंदर तेजी से खून इकट्ठा होने लगता है। टीम सावधानी से उस कंटेनर को निकाल लेती है और इस तरह वे अपना पहला ब्लड सैंपल ले पाने में सफल हो जाते हैं। पूरी टीम इस सफलता से बहुत खुश हो जाती है, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि कुछ ही देर में उनकी बोट पर पानी में रहने वाले एक और खतरनाक डायनासोर का हमला हो जाता है, स्पाइनोसोरस। ये पानी के अंदर से तेजी से निकलते हैं और बोट को टक्कर मारने लगते हैं। बॉबी, जो डंकन का दोस्त है, फौरन गन निकाल कर फायर करता है, लेकिन इससे उल्टा असर होता है। एक स्पाइनोसोरस गुस्से में आकर सीधा बोट पर छलांग मारता है और बॉबी को पकड़कर चबा जाता है। बॉबी की मौत सबके सामने हो जाती है और पूरी टीम डर के मारे सहम जाती है। उसी हड़बड़ाहट में एक और बड़ा हादसा होता है। बोट हिलते हिलते इतनी अस्थिर हो जाती है कि रियोबन की बेटी टेरेसा सीधा पानी में गिर जाती है। उसे गिरते देख उसका बॉयफ्रेंड एक्सेवियन, उसके पापा रियोबन और छोटी बहन एजविलास भी पानी में कूद जाते हैं। चारों किसी तरह तैरकर पास के टापू तक पहुंच जाते हैं। डंकन भी अपनी बोट को कंट्रोल करता है और स्पाइनोसोरस से बचते हुए उसी टापू की ओर बढ़ता है, लेकिन बोट सीधी टापू से टकरा जाती है, जिससे बोट को भारी नुकसान होता है। गनीमत रहती है कि सभी लोग बच जाते हैं। जैसे ही सब लोग बोट से नीचे उतरते हैं, एक और स्पाइनोसोरस हमला कर देता है और इस बार नीना को पकड़कर खा जाता है। बॉबी के बाद अब नीना की भी मौत हो जाती है। अब टीम के पास बोट भी नहीं बची और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वापस घर कैसे जाएंगे। तभी जोरा सबको बताती है कि उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि अगर मिशन के दौरान बोट टूट जाती है तो उसकी दूसरी टीम हेलीकॉप्टर लेकर अगले दिन सुबह इस टापू पर आएगी। इसलिए उन्हें आज रात से पहले इस टापू की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचना होगा ताकि वे टीम हेलीकॉप्टर को दिखाई दे सके। हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ मिनट तक ऊपर रहेगा और अगर टीम दिखाई नहीं दी तो उन्हें मरा हुआ समझकर वापस चला जाएगा। डंकन डॉक्टर हेनरी से कहता है कि यह टापू बहुत खतरनाक है और सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर वालों को नीचे नहीं उतरना है। वे बस ऊपर से देखेंगे, अगर टीम दिखी तो उन्हें उठा लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। इधर रियोबन और उसका परिवार भी उसी टापू पर है, लेकिन वे लोग दूसरी जगह फंसे हुए हैं। वे अलग से मदद की तलाश कर रहे हैं, जबकि जोरा और उसकी टीम का मिशन है बाकी 2 डायनासोर्स का खून लेना। टापू पर चलते चलते सभी को कई अजीब जीव जंतु दिखते हैं, अलग अलग तरह के खतरनाक डायनासोर, कीड़े मकोड़े और घने जंगलों में छिपे शिकारी जानवर। मगर टीम हिम्मत से आगे बढ़ती है।
एक बड़े मैदान में उन्हें जमीन पर चलने वाला दूसरा डायनासोर दिखता है, टाइटानोसोरस। वे सावधानी से उसके पास जाते हैं और खून निकाल लेते हैं। अब बारी है तीसरे डायनासोर की, कोट्सलकोट्स। यह एक उड़ने वाला विशाल और खतरनाक डायनासोर होता है। इस बार जोरा और डॉक्टर हेनरी डिसाइड करते हैं कि वे डायरेक्ट इस पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंडों में से किसी एक से ब्लड निकाल लेंगे। वे तीन लोग, जोरा, डॉक्टर हेनरी और बोटमैन लेकुलर, चुपचाप चट्टान के पास उस डायनासोर के घोंसले में पहुंचते हैं जहां कई अंडे होते हैं। डॉक्टर हेनरी उनमें से एक अंडे से कंटेनर के जरिए खून निकाल लेता है। अब उनके पास तीनों डायनासोर्स का ब्लड पूरा हो जाता है, लेकिन तभी वहां असली खतरा आ जाता है, कोट्सलकोट्स खुद। जैसे ही वह अपने अंडों के पास तीनों इंसानों को देखता है, वह बौखला जाता है और हमला कर देता है। लेकुलर को वह तुरंत खा जाता है, लेकिन जोरा, डंकन, डॉक्टर हेनरी और मार्टिन किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं और तीनों ब्लड सैंपल लेकर टापू के अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे करके रात होने लगती है और अंधेरा होने से पहले जोरा और उसकी टीम, साथ ही रियोबन और उसकी फैमिली, सभी लोग एक पुरानी लेबोरेटरी तक पहुंचते हैं। ये वही लैब थी जिसे सालों पहले इंजन कंपनी ने बनाया था। सबको ये जगह सेफ लगती है, इसलिए वे सभी यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन पर डायनासोर्स का हमला हो जाता है। असल में इस लैब के आसपास पहले जेनेटिक म्यूटेशन पर काम हुआ था, जिस वजह से कई अजीब और खतरनाक डायनासोर्स यहाँ भटकते रहते हैं। सब लोग मिलकर किसी तरह उनसे बचते रहते हैं, मगर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्टिन अपना असली चेहरा दिखाता है। उसके पास अब तीनों डायनासोर्स का ब्लड है। वह तीनों कंटेनर हाथ में लेता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर सब पर तान देता है। वह कहता है कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वह उसे गोली मार देगा। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा, खतरनाक और अजीब टी-रेक्स आ जाता है। एक म्यूटेटेड टी-रेक्स, जिसे सालों पहले यही तैयार किया गया था और जिसने इस लैब को तबाह किया था। वह टी-रेक्स मार्टिन को सीधा पकड़कर खा जाता है और उसके हाथ से खून वाले कंटेनर नीचे गिर जाते हैं। जोरा तेजी से उन्हें उठाकर संभाल लेती है। उसी समय हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचता है, लेकिन टी-रेक्स उसे भी पकड़कर हवा में चबा जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसका पायलट मारा जाता है। हालात बिगड़ते देख डंकन फौरन एक फ्लेयर निकालता है और उसे जलाकर टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह सभी साथियों को एक जहाज में बिठाता है और खुद टी-रेक्स को दूर ले जाने के लिए भाग जाता है। जोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डंकन कहता है कि यही एक रास्ता है ताकि बाकी लोग बच सकें। डंकन पानी में उतरकर टी-रेक्स को और दूर ले जाता है। पीछे से बाकी लोग जहाज चालू करके द्वीप से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद फ्लेयर बुझ जाती है और जोरा को लगता है कि डंकन मारा गया। वह उदास हो जाती है, लेकिन तभी कुछ दूरी पर एक और फ्लेयर जलती है, जिससे पता चलता है कि डंकन अभी भी जिंदा है। जोरा जहाज मोड़ती है और डंकन के पास पहुंचती है। वह सही सलामत होता है और टी-रेक्स को चकमा देने में सफल रहा होता है। अब सभी लोग तीनों ब्लड सैंपल्स के साथ द्वीप छोड़ देते हैं। रास्ते में डॉक्टर हेनरी जोरा से कहता है कि मार्टिन इन ब्लड सैंपल्स को एक निजी कंपनी को बेचना चाहता था, जो इस पर दवाई बनाकर उसे बेहद महंगे दामों में बेचेगी। इससे सिर्फ अमीर लोग ही उसे खरीद पाएंगे और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए जोरा और हेनरी तय करते हैं कि वे ये ब्लड सैंपल्स कई कंपनियों को देंगे, ताकि दवाई हर किसी के लिए उपलब्ध हो सके, सस्ती, असरदार और सभी के लिए बराबर। यही सोच, यही इरादा और ये जबरदस्त एडवेंचर इस कहानी का अंत है। तो दोस्तों, ये थी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे।